नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है माँ का फर्ज। विमला जी सुबह सुबह गुनगुनाते हुए पेड़ पौधों को पानी दे रही थी कि तभी वृद्धाश्रम के दरवाजे पर एक तेजी से गाड़ी आकर रुकी। पीछे से विमला जी को पुकारते हुए बोले, हे यू ओल्ड लेडी, सुनाई नहीं देता क्या? बुढ़िया, तुमसे ही बोल रहे हैं। जाकर उस दो कोड़ी की बुढ़िया से बोलो कि उसके बेटे बहू आए हैं। विमला जी के कानों में जैसे ही आवाज सुनाई पड़ी तो गुस्से से उनकी आंखें ज्वालामुखी की तरफ हट गई। अचानक ही विमला जी जैसे उनकी तरफ पलटी। बच्चे माँ को देखकर दंग रह गए। हमेशा अपने बच्चों को देखकर बिलख बिलख कर उनको आपके साथ लेकर चलने के लिए गिड़गिड़ाते रहने वाली विमला जी आज अपने बच्चों के आगे बिल्कुल धीरे संकल्पित होकर खड़ी थी, मानो अब उनकी आंखों का पानी सूख गया था और उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी ममता का गला घोट दिया था। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे की शोभा को बढ़ा रहा था। उनके दोनों बच्चे अभी भी हैरानी से उनको देख रहे थे कि प्रतीक ने चेकबुक निकाली और विमला जी के हाथ में थमाते हुए बोला, माँ, आपको सारी पेंशन के पैसे आ गए हैं, इस चेक पर साइन कर दीजिए। बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं तो उनको यूरोप की ट्रिप करवानी है। विमला जी ने हैरत भरी नजरों से बेटे को देखा और चेकबुक को बीच से पकड़कर उसके दो टुकड़े टुकड़े करके उनके ऊपर उड़ाते हुए बोली, मैंने भिखारियों को अब खैरात डालनी बंद कर दी है। जाओ किसी और का दरवाजा खटखटाओ। उनके बेटे बहू के लिए विमला जी का यह रूप हैरान करने वाला था कि गुस्से में गरिमा विमला जी पर हाथ लेकर धन दनादन आते हुए बोली, बहुत जल्दी हवा लग गई तुझे बुढ़िया। बाहर की हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं कर रही है। विमला जी ने आज बहू का हाथ थाम कर दो तीन थप्पड़ लगातार उसे मारी कि वह उनके कदमों में आ गिरे। तो बेटा चिल्लाते हुए बोला, माँ, यह क्या तरीका है अपनी बहू से पेश आने का? सब लोग देख रहे हैं। विमला जी बेटे की तरफ उंगली कर गुस्से में लाल आंखें दिखाते हुए बोली, खबरदार जो एक शब्द भी निकाला तो बीवी के आगे जुबान नहीं निकलती। माँ पर राशन पानी लेकर चढ़ने को तैयार रहता है। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। आज से यहाँ कोई माँ नहीं बल्कि स्वर्गीय आनंद जी की पत्नी विमला जी रहती हैं, जो आज की नारी हैं और खुद अपना बोझ अकेले उठा सकती हैं। आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। विमला जी ने वृद्धाश्रम के मैनेजर को बुलाया और वहां से अपने बच्चों को धक्के मारकर निकलवा दिया। अपने बच्चों को आंखों से ओझल होते ही जो माँ बच्चों के सामने यह कठोर नारी थी, वह उनके जाते ही टूटकर बिखर गई और धम से जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली, जो उनके बीते हुए कल के दर्द को साफ साफ बयां कर रही थी। आनंद जी एक सरकारी स्कूल टीचर थे। उनकी और विमला जी की शादी पूरे परिवार की मर्जी से हंसी खुशी संपन्न हुई थी। दोनों ही अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। शादी के बाद उनको दो बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। पूरा घर बच्चों की शैतानियों से खिलखिलाते रहता था और विमला जी दोनों के पीछे दौड़ भाग कर थक कर चूर हो जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे और दोनों ने ही अपनी पसंद से शादी भी कर ली थी। शादी के कुछ दिन बाद बेटे की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई और वह हमेशा के लिए वहीं सेटल हो गया था। फिर भी दोनों खुश थे, पर आनंद जी की तबीयत ज्यादा ही गिरती जा रही थी। वह अपने दोनों बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहे थे। विमला जी ने बेटे को फोन लगाया, बेटा, तुम्हारे पापा की अब तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम थोड़ा समय निकालो। माँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि वहां जाकर उनको तुरंत ठीक कर दूंगा। बेटा विमला जी की पूरी बात सुने बिना ही टेस में आकर बोला, बेटा, हर बीमारी का इलाज सिर्फ दवा नहीं होती। उन्हें तुम्हारे बिना अकेलापन अब खाए जा रहा है। देखो कैसे तड़प रहे हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। एक बार आजा मेरे बच्चे। विमला जी मनुहार करते हुए बोली, पर बेटे ने बीच में ही बिना पूरी बात सुने ही फोन काट दिया। बेटी ने भी बच्चों की पढ़ाई का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया। अपने बच्चों की ऐसी बेरुखी को देखकर दोनों की ही आंखें भर आई थी। बच्चे तो पिता से मिलने नहीं आए, पर एक दिन आनंद जी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। बेमन से बेटा आया और सारे क्रियाकर्म खत्म कर वापस लौट गया तो विमला जी को उनकी बेटी अपने साथ ले गई। समय पंख लगाकर उड़ रहा था।
कि बेटी को भी अब बूढ़ी माँ बोझ लगने लगी थी। तो दोनों ने ही विमला जी का बंटवारा कर दिया और अब विमला जी कभी इधर तो कभी उधर बेपेंदे लोटे की तरह लुढ़कती रहती। प्रतीक, क्या बात हुई? कल तुम्हें माँ को लेने के लिए आना था तो तुम क्यों नहीं आए? मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर नहीं आए। तुम्हें पता है ना, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। मुझे भी अपने परिवार के साथ घूमने जाना है। तुम अपने बीवी बच्चों को लेकर बड़े मजे से ससुराल हो आए। और मेरा क्या? जाते समय तुमने क्या कहा था? दीदी, इस महीने माँ को आप रख लीजिए, अगले महीने मैं रख लूंगा। भाई, इस तरह तो नहीं चलेगा। इंतजार में बैठी प्रतिभा अपने भाई प्रतीक से कह रही थी। गरिमा से अकेले सब कुछ हो नहीं पाता, तो मैं उसकी मदद करवा रहा था। फिर मैं भी बहुत थक गया। मैंने सोचा एक दिन आराम कर लेता हूँ, फिर माँ को ले आऊंगा। ठीक है, आपने इस महीने एक दिन माँ को ज्यादा रख लिया तो अगले महीने एक दिन मैं ज्यादा रख लूंगा। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? प्रतिभा बोली। बीवी की तुम्हें बड़ी चिंता है, पर माँ बहन की कोई चिंता नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज की आज आकर माँ को ले जाओ, ताकि मैं कल निकल सकूं। अगर तुम नहीं ले गए तो माँ के अगले महीने का पेंशन भी मैं ही रख लूंगी। फिर मत रोना, मेरी अकेले की माँ नहीं है, तुम्हारी भी है। इतना कहकर प्रतिभा ने गुस्से में फोन रख दिया। दूसरे कमरे में बैठी प्रतिभा की माँ विमला जी अपनी फूटी किस्मत को कोस रही थी। बेचारी पति की मृत्यु के बाद अपने बच्चों को कभी कोई कमी नहीं होने दी। पूरे जीवन दुनिया के बच्चों की शिक्षा देती रही, पर अपने बच्चों के संस्कार में ना जाने कहाँ चूक हो गई। जो बच्चे बस माँ को हर महीने उनकी पेंशन पाने के लिए अपने पास रखते थे और बदले में उनकी इतनी सेवा करते थे, यह तो उनका ही मन जानता था। कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। माँ, आप अपना सामान बांध लीजिए, प्रतीक शाम तक आएगा और आपको अपने साथ ले जाएगा। आप सामान समेट कर हॉल में रख दीजिएगा, ताकि मैं नौकरों से बोलकर इस कमरे की भी साफ सफाई करवा दूंगी। अब एक महीने कमरा बंद रहेगा, तो कहीं बदबू ना आने लगे। विमला जी बोली। बेटा, तुम तो हफ्ते बाद लौट आओगे, तो मैं बनाकर खा लूंगी और तुम्हारे आने से पहले सारी साफ सफाई भी करवा दूंगी। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्रतिभा बोली। नहीं माँ, इस महीने आपको प्रतीक के साथ रहना है। याद है ना, पापा के बाद जब क्वार्टर खाली करते समय हमने यही तो तय किया था। अब आप बार बार यह सब बोलकर मेरा मूड मत खराब कीजिए। वैसे भी मेरी पैकिंग नहीं हुई है। विमला जी बोली। बेटा, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि बार बार यहाँ से वहाँ डगरी की बैंगन की तरह मुझे मत भेजो। कभी कभी तो लगता है मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। दो बच्चे, दो घर हैं, फिर भी अस्थायी रूप से मेरा ही ठिकाना नहीं है। प्रतिभा चुपचाप मुंह बनाकर वहां से चली गई। शाम में प्रतीक माँ को ले जाने आया और बोला। दीदी, माँ की पासबुक बैग में है, एक दिन बाद वापस यहाँ पहुंचाना। प्रतीक बोला। चलो माँ, बैंक होते हुए चलेंगे। पेंशन के पैसे भी निकालने हैं और फिर आपकी दवाई भी तो लेनी है। बेचारी विमला जी सोच रही थी कि आखिर उनकी बीपी की दवाई में कितने ही पैसे लगते हैं। पेंशन से 30 से 35 हजार रुपए बेटा रख लेता है और बदले में माँ के हाथ में बस दवाई रख देता है। सच कहते हैं लोग, जो माँ बच्चों को पढ़ाकर काबिल बनाती है, वही बच्चे बुढ़ापे में माँ को इस तरह ठग कर सोचते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है घोर यह कलयुग है। प्रतीक माँ को पहले बैंक ले गया, फिर वहां उनसे मीठी मीठी बातें की, सबके सामने यह जताया कि वह माँ का कितना ख्याल रखता है। फिर पेंशन के पैसे लेकर माँ के हाथों में सबके सामने दे दिए और बड़े प्यार से माँ का हाथ पकड़कर वापस घर ले आया। विमला जी बेटे के घर पहुंची। बच्चे दादी को देखकर खुश थे, पर बहू के शरीर पर मानो पानी पड़ गया था। गरिमा प्रतीक से बोली। ले आए? अरे, मैं तो कहती हूँ लेने दो अपनी बहन को हर महीने के पैसे। और ये जब तक यह रहेंगी, ना तो हमें कहीं जा सकेंगे और ना ही अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकेंगे। कुछ परमानेंट इलाज क्यों नहीं करते? प्रतीक बोला। जरा धीरे बोलो, माँ सुन लेगी।
माँ पर 1,000 से 2,000 खर्च होता होगा, और जब बैठे बैठे 35,000 रुपए मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। आज के समय में माँ जितनी पेंशन उठाती हैं उतनी तो लोगों की तनख्वाह होती है। प्रतीक बोला, लाओ माँ, पैसे दे दो, गरिमा संभाल कर रख देगी, फिर जब आपको जरूरत होगी आप मांग लेना। विमला जी बोली, बेटा, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो कभी मेरे किसी सामान को हाथ नहीं लगाते, तो मेरे पैसे मेरे बैग में ही रह सकते हैं। गरिमा चट से बोली, माँ जी, बच्चे तो मेरे अच्छे हैं क्योंकि उन्हें अच्छे संस्कार मैंने दिए हैं, पर नौकर चाकर की नीयत का कोई भरोसा नहीं है। तो पैसे मुझे दे दीजिए, तो मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लाती हूँ। विमला जी ने चुपचाप पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। फिर क्या था, 1-2 दिन बाद बेटा बहू सब खाने के लिए पूछते हैं। उसके बाद उनके कमरे में कोई झांकने तक नहीं आता था। सबके खाने के बाद नौकर 2 रोटी और बची सब्जी में से थोड़ा सा अपने लिए रखता, थोड़ा विमला जी को दे देता, और विमला जी बिना कुछ कहे चुपचाप खा लेती थी। करीब 10-15 दिन बाद गरिमा फ्रिज खोलकर सारा सामान चेक करती थी। फ्रिज में रखी हुई थी खीर, तो उसने नौकर से कहा कि खीर खराब हो जाएगी, आज मम्मी जी को रोटी के साथ यही दे दो। नौकर बोला, मैम साहब, पर यह खीर 2-3 दिन पहले की है। गरिमा ने आंखें दिखाई तो वह चुप हो गया, और आपके खाने में उनको वही खीर खाने में दे दिया। अगले दिन विमला जी की तबीयत खराब हो गई। सर्दी खांसी के साथ बुखार भी चढ़ गया। दवाई की दुकान से कुछ दवाइयां लाकर प्रतीक ने विमला जी को दे दी। बुखार तो उतर गया, परंतु कमजोरी और खांसी जाने का नाम नहीं ले रही थी, और रात होते ही उनकी खांसी बढ़ जाती थी, जिसकी आवाज से गरिमा की नींद पूरी नहीं हो पाती थी। गरिमा प्रतीक से बोली, अब बहुत हुआ, मैं यहाँ नहीं रख सकती। अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो मुझे और मेरे बच्चे को भी हो जाएगी। तो कुछ करो इनका, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अभी महीना पूरा होने में कुछ रोज बचे थे। प्रतीक ने प्रतिभा को फोन करके अपने घर की स्थिति बताई। प्रतिभा बोली, मैं भी हर महीने के झंझट से परेशान हो गई हूँ, इनका कोई तो उपाय करना होगा। प्रतीक बोला, दीदी, अगर बात हम दोनों तक सीमित रहे तो एक बात कहूँ। वह उत्सुकता से बोली, हाँ हाँ बोलो प्रतीक। प्रतीक ने कहा, क्यों ना माँ को उनकी उम्र के लोगों के पास पहुंचा दे। फिर प्रतीक ने अपनी पूरी योजना बताई और विमला जी को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी करने लगा। प्रतीक ने विमला जी से बैलेंस चेकबुक पर साइन करवाया और बोला, मैं बार बार आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, पेंशन के पैसे मैं या दीदी निकाल लेंगे। कल आपको कहीं ले चलते हैं, वहां आपके जैसी बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी, देखना वहां आपका दिल लगा रहेगा। विमला जी जानती थी कि कुछ भी सवाल करेंगे तो मुझे चुप करा दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने चुपचाप हाँ कर दी, क्योंकि वर्षों बाद बेटा उन्हें कहीं ले जाने की बात कर रहा था। माँ बेटे के मंसूबे को समझ ना सकी और बेटा उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आया, यह कहकर कि हर महीने मैं और दीदी आपसे यहाँ मिलने आते रहेंगे और पर्व त्योहार में आपको घर ले चलेंगे। वह कुछ सोचकर चुप हो गई, क्योंकि घर पर परिवार होते हुए भी वह वहां अकेली ही रहती थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बेटा, इसलिए तुमने 6 महीने की पेंशन के कागज पर दस्तखत करवाए थे। अच्छा ही किया, बस थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे देना, ताकि मुझे यहाँ किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। प्रतीक ने कुछ पैसे दिए और वहां से चलता बना। 6 महीने बाद दीदी, क्या आप नहीं चलोगे माँ से मिलने के लिए? प्रतीक प्रतिभा से बोला। वह बोली, बस 5 मिनट में बस स्टैंड पर पहुंच जाऊंगी, तुम गाड़ी लेकर वहीं आ जाओ तो वहीं से चलेंगे। आधे घंटे बाद दोनों भाई बहन विमला जी के पास पहुंचे। बेंच पर बैठी विमला जी दोनों बच्चों का मुंह निहार रही थी और दोनों बच्चे उनके हालचाल ले रहे थे। प्रतिभा बोली, क्या बात है माँ, यहाँ खाना पीना ठीक से नहीं मिलता है क्या? आप कमजोर लग रही हैं। वह अपने कांपते हाथों से बेटी के सर पर हाथ रख कर बोली, नहीं नहीं बेटा, सारी व्यवस्था अच्छी है। तभी प्रतीक बोला, नहीं नहीं माँ, लगता है आप जरूर कुछ छुपा रही हैं, हमें बताइए।
हमें मैनेजर से कंप्लेन करते हैं। निर्मला जी प्यार से बेटे के बालों को ठीक करते हुए कहा, बेटा तुम दोनों ने इतनी अच्छी मेरी व्यवस्था की, क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं है? फिर थोड़ा रुक कर विमला जी बोली, बेटा क्या तुम मेरी पासबुक लाए हो? प्रतीक खुश होकर बोला, हाँ हाँ यह लो। विमला जी बोली, एक बात कहूँ, बस पूछना मत कि मैं क्या करूंगी, पर मुझे 30 से 35 हजार रुपए की जरूरत है। 30 से 35 हजार रुपए? प्रतिभा प्रतीक ने संयुक्त स्वर में एक दूसरे को देखते हुए कहा। विमला जी बेटे के हाथ से पासबुक लेकर बोली, ठीक है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं यहाँ के मैनेजर को अपना पासबुक दे देती हूँ। वह हर महीने मेरे पैसे निकाल कर मुझे दे देगा। दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और अपने अपने पर्स से 15 हजार रुपए निकाल कर माँ को दे दिए। तभी बगल से गुजर रहे मैनेजर बाबू को विमला जी पैसे देते हुए बोली, मैनेजर बाबू यह लीजिए पैसे और बड़े वाले कमरे में पंखा और कूलर की व्यवस्था करवाइए, और हाँ, एक फ्रिज भी मंगवा लीजिए, ठंडे पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगले महीने अगर फिर से पैसे मिल गए तो एक अच्छे से कमरे में एसी भी लगवा दीजिएगा। मैनेजर बाबू बोले, पर विमला जी कूलर और एसी की क्या जरूरत है? आप तो पंखा भी बंद करके सोती हैं। फिर यह सब किसके लिए? विमला जी मुस्कुरा कर बोली, मैनेजर बाबू मेरा तो कट गया, पर कल को अगर मेरे यह दोनों बच्चे यहाँ आएंगे तो उन्हें बड़ी दिक्कत होगी। यह भीषण गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि उन्हें सुख सुविधा की आदत है। जैसे मुझे यहाँ पहुंचाकर मेरे बच्चों ने माँ के बुढ़ापे का इंतजाम किया, तुम अपने फर्ज से पीछे कैसे हट सकती हो? पैसे देकर विमला जी उठकर वहां से चली गई तो दोनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो दोनों गुस्से में तमतमाते हुए बोले, आई बुढ़िया, बाहर आकर तुझे बड़ी हवा लग रही है। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं कर रही है। विमला जी ने आज गुस्से में बहू का हाथ वहीं थाम लिया और उनसे लगातार 2-3 थप्पड़ जड़ दिए कि वह विमला जी के पैरों में आ गिरी। माँ, यह कैसा व्यवहार कर रही हो अपनी बहू से? खबरदार अगर बीच में बोला तो, वरना आज तू मेरा वह रूप देखेगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। निकल जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ पर कदम मत रखना। विमला जी के इस रूप से तीनों को आश्चर्य हुआ, परंतु उनके चेहरे पर अवसाद या पश्चाताप की एक लकीर भी नहीं थी, जो कि उनके आने वाले भविष्य के चलचित्र को दिखा रही थी। विमला जी अपनी पासबुक लेकर अंदर चली गई। पीछे से बेटा बेटी मैनेजर से बोले, गलती से माँ पासबुक भी लेकर अंदर चली गई। मैनेजर बाबू बोले, वह गलती से आपका कुछ नहीं ले गई, जो उनका था वह वहीं लेकर गई है, और उन्होंने कहा है कि आइंदा से आप दोनों यहाँ मत आइएगा। जब भविष्य आपको यहाँ छोड़ जाएगा तभी आइएगा। कई बार बच्चे यह भूल जाते हैं, जो अपने माता पिता को दे रहे हैं कल वही उनके बच्चे लौटाएंगे उन्हें। तो क्या अंधकार वाला भविष्य वह खुद अपने हाथों लिख रहे हैं? विमला जी ने जिस अनोखे अंदाज में अपना फर्ज निभाया, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। कहानी को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।